नमस्कार। मैं श्रवण सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EFM, गवर्नमेंट कॉलेज बहराइच। आज बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए हम चर्चा करेंगे नवीन कृषि रणनीति पे, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी पे, जो कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत शामिल है। नवीन कृषि नीति में उन सभी उपायों को शामिल किया गया है जो आज़ादी के पश्चात भारत सरकार ने कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए शामिल किए। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद भारत सरकार ने कृषि उत्पादन बढ़ाने को प्राथमिकता दी, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति करना पहली प्राथमिकता था। इसके अंतर्गत जो कदम उठाए गए वो इस प्रकार थे। कृषि अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की गई, कृषि विश्वविद्यालय खोले गए, कृषि औजारों का प्रयोग कृषि में किया जाने लगा और कृषि के लिए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की गई। नवीन कृषि नीति की शुरुआत 1961 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम IADP तथा पैकेज कार्यक्रम के साथ लागू की गई। इस नीति का उद्देश्य प्रौद्योगिकी ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी और कृषि आदानों इनपुट्स के प्रयोग से कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। कृषि आदान या एग्रीकल्चर इनपुट का मतलब यह है कि कृषि में उत्पादन करने के लिए पहले किन किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, यानी किन साधनों का प्रयोग करके कृषि का उत्पादन किया जा सकता है। तो जो कृषि इनपुट्स हैं, एग्रीकल्चर इनपुट्स, वो हो गए कृषि के लिए बीज, उर्वरक, पानी, कृषि औजार और कृषि वित्त। ये सभी कृषि आदान कहलाते हैं। विशिष्ट फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम इंटेंसिव एरिया एग्रीकल्चर प्रोग्राम IAAP 1964-65 में शुरू किया गया। उच्च उत्पादकता वाले जो किस्म हैं उनके बीजों का प्रयोग करना 1966 में शुरू किया गया। उच्च उत्पादकता किस्म है उसको बोलते हैं हाइज यील्डिंग वेराइटीज HYV, यानी उच्च उत्पादकता देने वाली किस्में। भूमिगत जल का दोहन 1966-68 में बढ़ाया गया ताकि कृषि उत्पादन बढ़ सके, और 1969 में एक बड़ी क्रांति लाई गई कृषि के क्षेत्र में, जो कि एक क्रांतिकारी कदम था जिसका नाम रखा गया हरित क्रांति। हरित क्रांति के माध्यम से हाइज यील्ड वैरायटीज यानी उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग, उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग, कृषि वित्त की व्यवस्था और मिश्रित कृषि को अपनाकर तथा कृषि विपणन के दोषों को दूर करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना हरित क्रांति का उद्देश्य रहा। यह समस्त भारत में लागू की गई, परंतु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ही हरित क्रांति सिमट के रह गई, और इन राज्यों में हरित क्रांति से काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। आज़ादी से पहले भारत अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। हरित क्रांति के प्रभाव से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों में गेहूं और चावल की फसलों का
बम्पर पैदावार की गई और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बन सका। अब हम बात करेंगे कि नवीन कृषि नीति के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्नत या उच्च उत्पादकता वाली किस्म HYV हाई यील्ड वैरायटीज़ कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। इसके बाद 1969 में राज्य कृषि निगमों की स्थापना की गई। उच्च किस्म के बीजों का उत्पादन करने के लिए राज्य कृषि निगम खोले गए। बीज निगम बीज प्रमाणीकरण की सेवाएं उपलब्ध कराता है। बीज प्रमाणीकरण क्या होता है कि बीज को खेती में बिजाई से पहले उसकी पहले ही प्रयोग करके देख लिया जाता है कि ये बीज है वह अधिक उत्पादकता देने वाला है या नहीं है। तो उसके बाद ही ये बीज का प्रमाणीकरण किया जाता है कि ये बीज काम में लेने योग्य है या नहीं है। तो ये सेवाएं बीज निगम उपलब्ध कराता है। इसके अलावा कृषि निगम खोले गए। कृषि निगम फार्म कॉरपोरेशन बीज निगम को उन्नत बीजों की आपूर्ति करता है। इसके लिए कृषि निगम ने विभिन्न स्थानों पर कृषि फार्म खोले हैं जहां पर उच्च किस्म के बीजों का उत्पादन किया जाता है। सूरतगढ़ और जैसर ये दोनों कृषि फार्म हैं वह राजस्थान के गंगानगर ज़िले में स्थित है। हिसार हरियाणा में, झारसुगड़ा, रायचूर, कन्नूर, लोधावाला, चेंगाम, कोकिलवाड़ी, लोकीचेरा, लुसाईचेरा, बहिरज और खम्मम ये अन्य कृषि फार्म देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं। इन सभी कृषि फार्मों में उच्च किस्म के बीजों का उत्पादन किया जाता है। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय खोले गए हैं। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और विश्व बैंक ये सभी उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन में सहयोग कर रहे हैं। इसके बाद है उर्वरकों का प्रयोग। कृषि के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जिनको NPK कहा जाता है, इनका प्रयोग करके भूमि की उत्पादकता को बढ़ाकर अधिक फसलों का लक्ष्य लेने का लक्ष्य भी रखा गया। फिर है बहुफसल कार्यक्रम मल्टी क्रॉप प्रोग्राम। इसके अंतर्गत एक ही खेत में बारी बारी से एक के बाद एक फसल बोई जाती है। एक फसल कटने के बाद अगली फसल बोई जाती है, तो इसे मल्टी क्रॉप प्रोग्राम कहा जाता है। इसका उद्देश्य ये था कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए बहुफसल कार्यक्रम को अपना के अधिक से अधिक उत्पादन अनाज का किया जाए। बहुफसल कार्यक्रम 1967-68 में शुरू किया गया। अब है लघु सिंचाई परियोजना। छोटे छोटे बांध बनाकर पानी को रोका जाए, भूमि के जल स्तर को बढ़ाया जाए और किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। यही लघु सिंचाई परियोजना का उद्देश्य था। ये 1966-67 में खोली गई थी और इसके अलावा अकाल जैसे समस्याओं का सामना भी लघु सिंचाई परियोजना के द्वारा किया गया। अब है पौध संरक्षण अपनाकर भी अधिक उत्पादन पर जोर दिया गया, क्योंकि पौध संरक्षण के अंतर्गत विभिन्न फसलों के लिए ऐसे पौध तैयार की जाती है जो कि उसको कीटनाशक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। दूसरा है गहन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम 1961 में शुरू किया गया। गहन कृषि का तात्पर्य है कृषि के साथ साथ पशुपालन करना। इसको सघन कृषि भी कहा जाता है। फिर है कृषि उद्योग निगम यानी ऐसे कृषि उद्योग निगम की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि कृषि में काम आने वाले औजारों का निर्माण करके और किसानों को इनकी आपूर्ति की जाए, उपलब्ध कराया जाए, ताकि प्रौद्योगिकी के प्रयोग से अधिक फसल की जुताई बुआई की जा सके और अधिक उत्पादन लिया जा सके।
अन्य एक कार्यक्रम है कृषि वित्त। किसान पहले सेठ साहूकारों के ऊपर आश्रित था और सेठ साहूकार अधिक ब्याज लेते थे। उनसे कृषि के लिए किसान उधार लेते रहते थे और उनके कर्जे से कभी मुक्त नहीं होते थे। इसलिए सरकार ने संस्थागत वित्त को बढ़ावा दिया। संस्थागत वित्त के अंतर्गत सहकारी समितियां खोली गई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए, वाणिज्यिक बैंकों की स्थापना की गई और इनके माध्यम से किसानों को संस्थागत वित्त प्रदान कराया गया कृषि के लिए, ताकि किसानों को कम लागत पे वित्त उपलब्ध हो सके और सेठ साहूकारों के चुंगल से किसानों को बचाया जा सके। इसके अलावा किसान सेवा केंद्रों की स्थापना की गई। किसान सेवा केंद्र हैं वो किसानों को सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कृषि के लिए कि किस फसल की खेती किस तरीके से की जानी चाहिए। फसलों के अलावा बागवानी है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो जिसे अपनाकर कृषक सीमित साधनों में अधिक उत्पादन वाले फसल तैयार कर सकता है। इसके अलावा है उन्नत बीजों का प्रयोग। उन्नत बीजों का प्रयोग कार्यक्रम भी चलाया गया। इसके अंतर्गत संकर बीजों का प्रयोग 1963 में शुरू किया गया और 1960 में मक्का, बाजरा और ज्वार की उन्नत फसलों का विकास किया गया। और फिर इसके बाद में 1966 से उन्नत उत्पादकता किस्म या HYV का वाले बीजों का उत्पादन शुरू किया गया। कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंडियों की स्थापना की गई। जिन्सों का श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण किया गया। कृषि विपणन सहकारी समितियों की स्थापना की गई। नेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग, जिसको नेफेड कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई। ये सभी संस्थाएं हैं वो किसानों को एक मार्केट उपलब्ध कराती हैं अपनी जिन्सों को बेचने के लिए, ताकि किसानों को अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके, पूरा मूल्य अपनी फसलों का प्राप्त हो सके और वे अपनी फसल को सेठ साहूकारों को औने पौने दामों पर बेचने से बच सके। भूमि सुधार कार्यक्रम भी रखे गए। इसके अंतर्गत भूमि की अधिकतम सीमा सभी राज्यों में तय कर दी गई कि एक किसान अधिकतम कितनी ज़मीन रख सकता है। इसके अलावा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम, जिसे 20 पॉइंट प्रोग्राम भी कहते हैं, इसके अंतर्गत भूमि की व्यवस्था, अरेंजमेंट की व्यवस्था भी सभी राज्यों में की गई। इसके बाद है मृदा संरक्षण कार्यक्रम। मृदा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में जहाँ पर जो खेती के लिए उपजाऊ ज़मीन है, यदि उसको वह पानी और मिट्टी से कटती है तो उसको कटाव को रोकने के लिए खेतों की मेड़बंदी की गई और उनके ऊपर खेतों की मेड़ों के ऊपर पौधे लगाए गए, ताकि खेत की मिट्टी बहकर बाहर नहीं जा सके। एक अन्य नीति अपनाई गई, समर्थन मूल्य नीति। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, CACP, अर्थात कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसके द्वारा समर्थन मूल्य की घोषणा 1970 में की गई। यह आयोग किसानों के लिए उनकी फसलों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए गठित किया गया था। तो इसने 1970 में पहली बार समर्थन मूल्य की घोषणा की गई, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहा जाता है या MSP भी कहा जाता है। यदि बाज़ार में किसानों को MSP से अधिक रेट मिलती है तो वो वहाँ पर बेच सकते हैं, और यदि किसानों की जिन्सों का मूल्य बाज़ार में गिर रहा होता है और इतना गिर जाता है कि MSP से भी नीचे चला जाता है, तो किसान के पास एक विकल्प रहता है कि वह अपने अनाज को या अपने जिन्स को
कृषि मंडी या FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को MSP के मूल्य के ऊपर बेच सकता है और एक बड़े नुकसान से बच सकता है। इसके अलावा है कृषि बीमा योजना। कृषि बीमा की योजना भी सरकार के द्वारा समय समय पर लाई गई ताकि किसानों को असमय पाले से फसलें नष्ट होने, फसलों में आग लग जाने से किसान को होने वाले नुकसान और अकाल के समय फसल पक नहीं पाने से होने वाले नुकसान या फिर बाढ़ से फसल के नष्ट होने से किसान को होने वाले नुकसान से किसान को बचाया जा सके। इसके अलावा गैर कृषि गतिविधियां भी इसके अंतर्गत कार्यक्रमों में शामिल की गई। गैर कृषि गतिविधि का तात्पर्य यह है कि कृषि के साथ साथ अन्य गतिविधियां जिनको कृषि की सहायक क्रियाएं भी कहा जा सकता है वो संचालित की जाएं। इनमें शामिल है पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, डेयरी फार्म। इस तरह की गतिविधियां साथ साथ संचालित होती रहें ताकि किसान एक अतिरिक्त आय अर्जित करता रहे। इसके अलावा है सूखी कृषि, ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग क्या है? ड्राई फार्मिंग कम पानी के द्वारा फसलों का उत्पादन करने की टेक्निक है। इस टेक्निक को इजराइल के द्वारा विकसित किया गया था। इजराइल एक सूखा देश है, तो वहाँ सूखी कृषि का विकास किया गया। इसके अंतर्गत पानी को पाइपों के द्वारा सीधे पौधों की जड़ तक पहुंचाया जाता है और खेत में पानी फैलाया नहीं जाता, तो बहुत सा पानी किसान के पास बेकार नहीं जाता और वह कम पानी में फसल तैयार कर सकता है। और अंत में ये क्वेश्चन जो आज की इस चैप्टर पे आधारित है, आज़ादी के पश्चात लाई गई नवीन कृषि नीति के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।